9 जुलाई 1943 43 में सिंगापुर में सुभाष का जितना बड़ा स्वागत था, जिस प्रकार से उसको सोने से तोला गया, महिलाओं ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया, सब लोगों की जिस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट थी, एक बहुत बड़ा उत्साह लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े। रंगून एयरपोर्ट पर पहुंचे। सिंगापुर से रंगून एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उस समय 1 लाख लोग एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए थे। और वहां पर सब तरह का स्वागत कार्यक्रम हो जाने के बाद युद्ध कैदियों के अतिरिक्त अनेक लोग आजाद हिंद सेना में भर्ती होने के लिए आगे आए। बहुत बड़ा उत्साह। इतना ही नहीं, महिलाएं भी रंगून में अत्यधिक उत्साह के साथ सेना में भर्ती होने के लिए आगे आ रही थी। सेना में भर्ती होने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध सेनानी बनने के लिए। सुभाष को बहुत सारी महिलाओं की इस भावना को देखकर, भारत की स्वतंत्रता के लिए इस प्रकार की उत्कट भावना देखकर, असीम भावना देखकर, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम पर एक अलग से रेजिमेंट बनाकर उनका प्रशिक्षण भी आरंभ हो गया। युद्ध का प्रशिक्षण आरंभ हो गया। घर बार छोड़ करके महिलाएं, बच्चों को छोड़ करके महिलाएं, सब तरह की उम्र की महिलाएं लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के अंदर भर्ती होने लगी। युद्ध लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में भारत की ओर बढ़ रही हैं। बढ़ने के लिए युद्ध का प्रशिक्षण ले रही हैं। कठिन प्रशिक्षण। एक छावनी में फौज की, आजाद हिंद सेना की एक छावनी में तो 50,000 सैनिकों ने वर्दीधारी सुभाष बाबू को पहली बार जब उस ड्रेस में देखा, जो हमारे घरों में आजकल लगी होती है, आर्मी ड्रेस के साथ सुभाष बाबू, कैप के साथ, हाफ पैंट के साथ, और पहली बार सुभाष बाबू को वर्दीधारी गणवेश में जब देखा तो गदगद हो गए सब लोग। और उस 50,000 की छावनी के अंदर सभी सैनिकों ने उस गणवेश में पहला जो सल्यूट दिया, वहां जो नारे लगे, वहां जो कार्यक्रम हुए, सुभाष बाबू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबको एक प्रतिज्ञा करवाई। वो प्रतिज्ञा तो यही थी, हम देश की आजादी तक, भारत मां को स्वतंत्र कराने तक, आखिरी श्वास तक लड़ते रहेंगे। तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक ये हो नहीं जाता। हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। सब प्रकार के संकटों का मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर, और एक बात सुभाष बाबू ने कही, उस समय शायद 38 करोड़ पॉपुलेशन हमारे भारत की रही होगी, तो उन्होंने क्या बोला, हर एक को संकल्प लेना है 38 करोड़ भारतीय भाई बहनों के हित में काम करूंगा, उन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। अब ये सब तैयारी के बाद अब
प्रत्यक्ष युद्ध की योजनाएं बनने लगी। कहां से प्रवेश करना है, किस दिन किस नगर में तिरंगा लहराना है, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, अलग अलग यूनिट्स को, ब्रिगेड को कहां कहां से आपस में संपर्क में रहना है। निश्चित रूप से जापान के इस अभियान में बहुत बड़ी सहायता थी। जापान के लोग सुभाष बाबू के साथ बहुत प्यार करने लगे थे, शासक भी, सेनापति भी और आम जनता भी, और उसके बिना बात बन भी नहीं सकती थी। यद्यपि भारत रहने वाले भारतीयों ने कमाल का योगदान दिया था तन मन धन से, तो भी वेपन्स के मामले में जापान जो सक्षम था, जो वो कर रहा था, वो जापान के वैसा करने के कारण ही फौज के अंदर आगे बढ़ने की और बहुत बड़े युद्ध को लड़ने की मानसिक तैयारी हो रही थी। सेना प्रारंभिक योजनाएं बनने के बाद सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेना इम्फाल की ओर बढ़ी, इम्फाल की ओर, और हम देखते हैं कि इम्फाल की ओर कूच करने के बाद वो रुके नहीं। अंडमान निकोबार में जीत का तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु हाय विडंबना, नियति का खेल, आगे बहुत बड़े संकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए और उसकी आर्मी के लिए, आजाद हिंद सेना के लिए इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े संकटों की शायद कल्पना भी करना कठिन था। क्या हुआ? मुसोलिनी की मृत्यु हो गई, इटली के मुसोलिनी। रशिया ने जर्मन पर हमला करके जर्मन को थोड़ा सा कमजोर कर दिया। बहुत बड़ा हमला था। रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड ये मित्र देश थे। प्रमुख रूप से ये तीन इधर से लड़ रहे थे, और इटली, जापान और जर्मन तीन अलग देश थे। जो दो मित्र देशों के बीच में, दो ग्रुप्स के अंदर, तीन तीन के मित्र देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। फिर ऐसे ही रशिया ने ही जापान के ऊपर हमला करके उसको भी थोड़ा सा हिला दिया था, परंतु इतना ही काफी नहीं था। मुसोलिनी की मृत्यु, हिटलर का डाउनफॉल आरंभ हो चुका था बहुत बड़ी बड़ी विजयों के बाद, और इधर जापान में रशिया के हमले के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा, नागासाकी जैसे बहुत बड़े बड़े महानगरों में एटम बॉम्ब गिरा के अमेरिका ने जापान को काफी हद तक तबाह कर दिया, हिला दिया। जापान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया, विवश हो गया। जापान के सरेंडर के साथ यहां प्राकृतिक आपदा ने आ घेरा। ब्रह्मदेश के अंदर धुआंधार बारिश, आंधी, तूफान, कीचड़, दलदल। सुभाष बाबू की सेना आगे तो क्या, पीछे भी नहीं जा पा रही। कपड़े गीले हो गए, पेट में अन्न नहीं है। चलते चलते किसी तरीके से पांव के छालों के साथ उस समर से
उस संकट से निकल नहीं पा रहे। सुभाष बाबू जैसे कैसे वहां से निकलकर अन्य छावनियों का दौरा करते हुए गीले कपड़ों में ही सो जाने के साथ साथ भूखे प्यासे अपने सभी सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए, अपने सभी सैनिकों का हर प्रकार से उनको मोटिवेट करते हुए, भारत मां को स्वतंत्र कराने के संकल्प का स्मरण कराते हुए, शहीद होने के लिए, शहीद होने तक ना रुकने की प्रेरणा देते हुए सुभाष उस संकट में कोई फौजी कमजोर ना पड़ जाए, लेकिन वो देख रहे थे फौजी कमजोर नहीं, महिलाएं कमजोर नहीं, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट से लेकर सारे की सारी छावनियों के सैनिक सब मुस्तैद हैं। संकट में भी पेट में अन्न नहीं है, कपड़े गीले हैं, पाँव में छाले हैं। उस सूरत के अंदर जब जापान ने सरेंडर कर दिया, इधर प्राकृतिक आपदाओं ने घेर लिया और इस सारे के बीच में 23 जनवरी 1945 में 48वां जन्मदिन था सुभाष का। फिर से एक बार स्वर्ण तोला हुआ। फिर से लोगों ने कहा कि नेताजी अब रुकने का समय नहीं है, हम आपको रुकने नहीं देंगे, हम आपको साधनों के अभाव से इस महान कार्य को रुकने नहीं देंगे। 24 अप्रैल 1945 को अपने सहयोगियों के ये कहने पर जापान ने सरेंडर कर दिया है। यहां प्राकृतिक आपदाओं से हम निकल नहीं पा रहे। जापान के सरेंडर के बाद हमारे पास अब वेपन्स की भी कमी आएगी। उधर वो तीनों देश जीत रहे हैं, इधर ये तीनों देश जापान, जर्मन और इटली हार रहे हैं। लगभग उनकी विजय जापान सरेंडर के साथ इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया की विजय निश्चित हो गई थी, हो रही थी। ऐसे में रंगून छोड़ने के लिए साथियों ने बहुत आग्रह किया कि सुभाष बाबू, नेताजी आप बचे रहेंगे तो युद्ध के लिए फिर तैयारी हो जाएगी, सैनिक फिर जुट जाएंगे, साधन फिर जुट जाएंगे। आप सारे विश्व को जानने लगे हैं और सारा विश्व आपको जानने लगा है। आपका बचना जरूरी है। आप दुश्मन फौजों के हाथ में आने से पहले यहां से निकल जाइए और गुप्त स्थान पर चले जाइए। 24 अप्रैल 1945 को सुभाष ने एक साथी को लेकर, हबीबुल रहमान को लेकर एक जापानी जहाज, छोटे से जहाज में बैठे साइवॉन तुरेन होते हुए तपेई तक पहुंचे। वहां से एक और आगे की उड़ान भरने के लिए जैसे ही जहाज उड़ा, कुछ ही मिनटों में जहाज टेढ़ा मेढ़ा होते हुए जमीन पर गिरा। उससे पहले एक थ्योरी कि वो सुभाष कूदे जहाज से, सर टकराया जमीन पर, चेहरे पे खून था, शरीर पूरा लहूलुहान था, कपड़े खून से लथपथ थे। सुभाष को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उठाकर पास के एक हॉस्पिटल में ले जाकर के उनका उपचार हुआ और वहां उनके प्राण पखेरु 18 अगस्त 1945 को उड़ गए। बाद में हड्डियों को लेकर
जापान के एक बौद्ध मंदिर में रखा गया। एक ये थ्योरी है उनके मृत्यु की, परंतु ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कभी किसी को मौका मिले तो अनुज धर ने लाल बहादुर शास्त्री की डेथ मिस्ट्री और सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री पर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। इतना तो निश्चित है, इतना तो सत्य है कि उस एरोप्लेन में सुभाष और उसके साथी हबीबुर रहमान दोनों ही नहीं थे। उस एयर क्रैश के अंदर सुभाष नहीं थे। सुभाष की डेथ उस एरोप्लेन के अंदर जो 18 अगस्त 1945 को कही जाती है वो नहीं हुई। पर क्या हुआ उसके लिए बहुत अलग अलग थ्योरीज है। 1956 तक तो इन काले अंग्रेजों ने एक एग्रीमेंट कर रखा था अपने आकाओं के साथ, गोरों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, सुभाष जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। इतना बड़ा पाप अंग्रेज जो अपने स्पॉन्सर्ड लीडर को पावर जो दे के जा रहे थे भीख में, उन काले अंग्रेजों को इतना बड़ा पाप करते हुए भी खौफ नहीं आया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान का सौदा कर रहे हैं। और उनके मुकाबले का कोई नेता उस समय देश के अंदर था भी नहीं। कभी भी हम बड़े लोगों का मुकाबला नहीं करते, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सारे विश्व में जिस प्रकार से प्रसिद्ध हैं, आज भी भारत के हर घर में उस यूनिफॉर्म के अंदर, गणवेश के अंदर फोटो दिखता है। हर बच्चे बूढ़े जवान के हृदय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस विराजमान हैं और रहेंगे। परंतु यद्यपि कई कमीशन बने, उनकी इस अंतिम, उनके मृत्यु की कई तरह की क्वेरीज हुई और एक क्वेरी दूसरी से के साथ क्लैश करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। लेकिन यह सत्य है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई। वो एयर क्रैश के अंदर थे नहीं, लेकिन कब, कहां, क्या हुआ, किसी ने कहा कि वो रशिया में देखे गए। लेकिन मैं उन सारी बातों को आज इस एपिसोड में नहीं लेने वाला। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी को के और एक कुछ एपिसोड लूंगा, लेकिन तब जब कुछ तो अब लूंगा जब वीरमंगल पांडे से मैं आगे बढ़ रहा हूं, 1857 की क्रांति से आगे बढ़ता हुआ फिर सुभाष तक पहुंचूंगा, कुछ एपिसोड लूंगा। सारी दुनिया के अंदर, किस देश के अंदर क्या, किस प्रकार के उनके रिलेशन बने, कहां से उन्होंने क्या सहायता ली, कैसे वो सर्वप्रिय बनते चले गए, ये भारत मां के सपूत। और फिर राजा दाहिर के से लेकर जब सुभाष को के अंत में भी करूंगा, तब भी मैं कुछ एपिसोड लूंगा, कम से कम 10 एपिसोड। आज 5वां एपिसोड ये हो रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, उनकी इस अल्प यात्रा के ऊपर। ज्ञात समय तक उनकी जो कृति रही, उनका जो करिश्मा रहा, उनका जो सारे विश्व के अंदर अद्वितीय विलक्षण कार्य रहा, जिसके लिए वो दुनिया के क्रांतिकारियों के शिखर पुरुष के नाते जाने लगे और भारत के हर पीढ़ी के हृदय के सम्राट बन गए। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज हमने जिस प्रकार से स्मरण किया है जिस प्रकार से हमने स्मरण किया है, ये देश हमेशा उनको स्मरण करता रहेगा। उनकी मृत्यु की पहेली भी आगे आएगी, कभी तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी।
इतना निश्चित है कि आज के दिन आखिर मनुष्य थे, इंसान के रूप में धरती पर थे, संसार से तो वो गए ही होंगे। लेकिन बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग स्थानों पर उनका दिखना और क्या सोच के वो नहीं प्रकट हुए, ये सारी बातें हम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सत्य घटनाओं के साथ आपके सामने लाने में मुझे अच्छा लगेगा। और ये सारी बातें जब हर व्यक्ति के पास पहुंचेंगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वैसे तो हृदय में स्थान है ही है सबके, और श्रद्धा हो जाएगी कि ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व सारी दुनिया के अंदर, और भारत माँ का सपूत था, वो हमारे भारत का था। हमें गर्व है ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर। जय भारत। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।